राहुल गांधी गदगद हैं। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी हर उस बात में क्यों बम बम हो जाते हैं जिसमें भारत की तस्वीर कमजोर दिखती हो या दिखाई जाती हो। ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें पाकिस्तानी दावों पर भरोसा होता है, देश की सेना, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बयानों पर कम होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वो ट्रंप की बात को आंख मूंद कर मानने को तैयार है। यहां तक कह देते कि मैं खुश हूं कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई इंडियन इकोनॉमी इज डेड, लेकिन देश की सरकार और मंत्री पर वो भरोसा नहीं करते। अब तो यह पूछा जाने लगा है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में देश के बारे में कोई अच्छी खबर सुनना भी चाहते हैं या नहीं। तब जबकि उनकी ही पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला, शशि थरूर जैसे सीनियर लीडर ये कहते हो कि भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर है। वैसे राहुल गांधी की बेचैनी समझी जा सकती है। गांधी परिवार को सत्ता से लंबे समय तक दूर रहने का अनुभव नहीं है और इस बार तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही वापसी की। तो क्या विपक्षी नेता चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराए या गिरे, क्योंकि इकोनॉमिक अनरेस्ट होगा तभी कोई गुंजाइश बनेगी मोदी को कुर्सी से हटाने की। क्या ट्रंप की बातों को समर्थन देकर कोई संकेत दिया जा रहा है क्या? तो क्या एक तरफ जिद है तो दूसरी तरफ चिढ़, एक तरफ जुनून है तो दूसरी तरफ कुंठा से उपजा गान, एक तरफ संकल्प है तो दूसरी तरफ शक्तिशाली होने और न होने का अहंकार और बेचैनी। जो भी है, पर एक दोस्त कह के भारत के उलट चल रहा है और दूसरा बस विरोध के लिए कुछ भी बोल रहा है, ऐसा लगता है। भारतीय इकोनॉमी को डेड बताने वाले स्टेटमेंट से तो खुद राहुल गांधी की ही पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता ही ना इत्तेफाकी रखते हैं। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. बात इतनी भर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इससे भी आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। तो अहंकार और अज्ञानता में कौन है, ये फैसला भी तो होना चाहिए। कहीं मुद्दा सिर्फ गहरी कुंठा और तिलमिलाहट से उपजी टिप्पणी का तो नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार होना ही तो किसी के मर्ज की वजह नहीं। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। अब क्या ये केमिस्ट्री गड़बड़ा चुकी है? क्या दोनों का राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित आपस में टकरा रहा है? मुद्दा किसी एक के पीछे न हटने का है। अगर ट्रंप अड़े हैं कि वो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड करेंगे, तो मोदी भी अड़े हैं कि वो राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेंगे। अगर अमेरिका अपने हितों को लेकर संकल्पित है, तो भारत भी अपने हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं।
अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। बस यही बात, यही संकल्प, यही प्रण और राष्ट्र हित को लेकर मोदी का कमिटमेंट ट्रंप और उनकी बातों से सहमत होने वालों को खटकता है, क्योंकि 2014 से पहले तक भारत के तेवर ऐसे कभी नहीं रहे। खैर, तब तो भारत की इकोनॉमी भी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ट्रंप की भारत से चिढ़ की वजह एक नहीं कई है। जैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीज फायर कराने के ट्रंप के झूठ को मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया, अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील करने से साफ मना कर दिया, ट्रंप को शांति का मसीहा नहीं माना जैसा कि मुनीर ने किया। भारत रूस संबंधों पर भी मोदी ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और रूस से तेल खरीदने पर भी टका सा जवाब ट्रंप को दे दिया। सच ये है कि इन वजहों में से कुछ कॉमन वजहें विपक्ष और इसके नेता ने चुनकर अपनी सियासत के लिए रख ली हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से वो बांटते रहते हैं। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। वैसे कंट्रोल वाले सवाल पर बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर कांग्रेस से भी सवाल पूछती रही है। वो कहती है कि कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, लिहाजा हर बात में वो कंट्रोल खींची लाती है। लेकिन बात आरोप प्रत्यारोप से आगे की है और गंभीर है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को लेकर तरह तरह के दिलजले बयान फेंक रहे हैं। भारत अचानक से ट्रंप को इतना क्यों खटकने लगा है कि ट्रंप उसके दुश्मन और आतंक नीति चलाने वाले पाकिस्तान तक से हाथ मिला लेने के लिए बेकरार है? इसके पीछे है भारत और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में तेजी से बढ़ता अंतर। पिछले 5 सालों में भारत की जीडीपी में 70% का उछाल आया, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में सिर्फ 13% का। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो 50% की बढ़ोतरी भारत में हुई, यानी हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 15% गिर गई। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. क्या मोदी के खिलाफ कई फ्रंट खोले जा रहे हैं, बाहर और भीतर? दबाव की राजनीति का मकसद क्या दूरगामी है? तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को हर हाल में पटरी से उतार देने का? फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध को आगे न बढ़ाने को लेकर मोदी को कोसना हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने के ट्रंप के बयान का समर्थन हो, सारे के सारे चैप्टर इशारा तो यही कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भीतर और बाहर के ऐसे प्रयासों से किसका नुकसान हो? जाहिर है भारत का। भारत जब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तब से ही इंडियन इकोनॉमी की यह रफ्तार बहुत से लोगों के चिढ़ की वजह बनी हुई। आईएमएफ तक कह चुका है कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और सिर्फ आईएमएफ ही क्यों, दुनिया की जितनी भी टॉप इकोनॉमीज हैं या इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, ये बात कह चुकी हैं कि भाई भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अब क्या करें कि राहुल गांधी को इन एजेंसियों के बजाय उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा हो जाए जो अगले पल क्या करेगा वो खुद नहीं बता सकता।
रही बात टैरिफ के जोर पर भारत को झुकाने की, तो वो होने से रहा। ये जेस्चर पीएम मोदी ने कई मंचों से दिखा दिया है। एक बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि चाहे ट्रंप हो या मोदी, दोनों राष्ट्रवादी लाइन पर चलने वाले हैं और यही लाइन एक बड़ा गतिरोध भी बन जाती है कई बार। और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति इसी वजह से अटकी हुई है। ट्रंप को लग रहा था कि वो टैरिफ लगाएंगे, धमकाएंगे तो मोदी मान जाएंगे, लेकिन लगता है ट्रंप अपनी ही बात भूल गए, क्योंकि ट्रंप खुद कहते रहे कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। President, you spoke about Prime Minister Modi. इसी सूत्र पर भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, आसियान, यूरोपीय यूनियन, ओमान, पेरू, यूरोपियन ब्लॉक, इजराइल और कनाडा शामिल है। खास बात यह है कि इन सारे देशों से हुई ट्रेड डील्स में कहीं भी बात यह नहीं है कि हम जूनियर पार्टनर हैं या सीनियर पार्टनर हैं, क्योंकि भेद वाली ये ट्रंप की लाइन है, हमारी नहीं। भारत और मोदी समानता की बात करते हैं, किसी को छोटा या बड़ा बताने या मानने की नहीं। इधर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की। इस पर चर्चाएं हो रही थी कि इस बीच एक और खबर आ गई, ये कि भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की खरीदी से जुड़ी एक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रंप इसलिए भी बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा करीब $44 अरब का है। 85.5 अरब डॉलर का निर्यात भारत अमेरिका को करता है, जबकि अमेरिका से भारत का कुल आयात 41.4 अरब डॉलर का है। ट्रंप इसी अंतर को पाटना चाहते हैं। भारत अमेरिका को कई चीजें निर्यात करता है, स्टोन, मेटल से लेकर जेनरिक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ बम से भारतीय निर्यात पर असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका ज्यादा बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि टैरिफ बढ़ोतरी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात हमारी कुल जीडीपी का महज 4% है। बराबरी और ट्रंप की धौंस को दरकिनार कर मोदी ने एक संकेत दुनिया को दे दिया है कि अमेरिका का विकल्प खोजा जा सकता है। अपना राष्ट्रहित छोड़कर सिर्फ अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर फैसले कतई नहीं लिए जाएंगे। वैसे भी मोदी नए ग्लोबल ऑर्डर की बात कहते रहे हैं। आज ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। स्थिरता तभी होगी जब परस्पर हितों वाला ट्रेड होगा, एक पक्षीय नहीं। मोदी नीति यही है, सब चले और सब बढ़े। सुपर पावर या थर्ड वर्ल्ड जैसा भेद मोदी का भारत मानने को तैयार नहीं। अमेरिका या ट्रंप के फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के लिए इस देश में सड़कें टिकती नहीं है, गड्ढे पड़ जाते हैं, पुल टिकते नहीं है, कभी भी गिर जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा टिकी रहती है वो है करप्शन। सिस्टम में करप्शन का ऐसा कीड़ा लगा है कि आए दिन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के काले धन का खजाना निकल ही आता है। जो नौकरी तो मामूली सी कर रहे होते हैं, सैलरी हजारों की होती है, लेकिन भाई साहब नोटों की ऐसी गड्डियां निकल आती हैं, आप देखिए आंखें फटी रह जाएंगी बॉस। कलाकुप्पा निंदागुड़ी, पूर्व क्लर्क, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, सैलरी 15,000 रुपए महीना। इस बंदे की सैलरी और शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि ये बंदा करोड़ों के काले धन का कुबेर है। इस क्लर्क की सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन कर्नाटक के लोकायुक्त ने जब उसके घर पर रेड की तो रेड में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई।
छापे में पता चला कि इस पूर्व क्लर्क के पास 24 घर हैं, 4 प्लॉट्स हैं, 40 एकड़ खेत, 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। लोकायुक्त की टीम भी इतना काला धन देखकर हैरान रह गई। आखिर एक पूर्व क्लर्क ने इतनी काली कमाई कैसे कर ली? काले धन का ये कुबेर पहले दिहाड़ी का काम करता था। उसे KRITL में 15,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इस क्लर्क ने एक पूर्व इंजीनियर के साथ मिलकर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया। दोनों ने 96 अधूरे प्रोजेक्ट्स के फर्जी कागजात बनाकर सरकारी पैसे की लूट मचाई। कर्नाटक का क्लर्क काले धन का कुबेर बन गया, लेकिन ये इकलौता नहीं है जो काले धन के खजाने का मालिक बना। अभी 26 जुलाई को ही ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट पर जब एक फ्लैट पर रेड की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखे कैसे एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें पुराने नोटों की भी गड्डियां हैं और नए करारे नोटों की भी। कई गड्डियों पर तो बैंक का स्टैंप तक लगा हुआ है। 500 के नोटों के साथ साथ 100 के और 200 के नोटों की गड्डियां भी हैं। ये देखिए, विजिलेंस टीम को रेड के दौरान सोने के बिस्किट भी मिले, 10-10 ग्राम सोने के सिक्के मिले और सोने के कंगन भी। ओडिशा विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़ गए। देखिए, पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई है। अभी तो और देखिए, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी है और जब इसे खोला गया तो इसमें भी कैश भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये किसी बड़े ज्वेलर या बड़े बिजनेसमैन के ठिकानों पर की गई रेड में इतना काला धन मिला है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप एक तस्वीर देखिए जिसमें करोड़ों के काले धन का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। पीछे दीवार पर सीलन आई हुई है। इसकी हालत देखकर कहीं से यह लग रहा है कि ये काले धन का कुबेर हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ये करता हो। वैसे ये बात सही भी है, करता तो ये नौकरी ही है, लेकिन सरकारी नौकरी। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डेप्यूटी रेंजर रामचंद्र नेपाक था, जिसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी की शुरुआत की। आरोपी रामचंद्र नेपाक अभी ओडिशा में कोरापुट के जयपुर फॉरेस्ट रेंज में तैनात था। विजिलेंस विभाग के मुताबिक उसकी मंथली सैलरी नेट 69,680 रुपए थी। डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है, जिस पर विजिलेंस विभाग की काफी वक्त से नजर थी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उसके कई ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है। गोल्ड के 4 बिस्किट, 10-10 ग्राम के सोने के 16 सिक्के, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी मिली है। 3 फ्लैट के कागजात मिल चुके हैं। वो 3 फ्लैट के कागजात। यहां लोग एक घर नहीं खरीद पाते, वन विभाग में डिप्टी रेंजर 3 फ्लैट, इतना कैश, सोना। आप देखिए कि देश में सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से 100 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया था, जिसमें 10 लाख रुपए तो कैश ही मिले थे। साथ ही में आरोपी के कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में आरोपी के ठिकाने से 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो चांदी की ईंटें भी मिली थीं, जो उसने अपने दफ्तर की जमीन के नीचे गाड़ कर रखी हुई थी। इन्हें खोदकर बाहर निकाला गया। यह हमारे सिस्टम का सच है
जिसमें करप्शन का ऐसा कीड़ा लग चुका है कि विभाग चाहे कोई भी हो, काले धन के कुबेर भरे पड़े हैं। कोई भी सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर नहीं मिलेगा जहां करप्शन के बिना आम आदमी का काम होता हो। हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में सबसे करप्ट 10 विभागों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग पुलिस विभाग है। दूसरा नंबर राजस्व विभाग का है। तीसरा नंबर नगर निगम और नगर पालिका का। चौथा भ्रष्ट विभाग ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर का। पांचवा सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग है। छठवां सबसे भ्रष्ट विभाग सड़क परिवहन विभाग आरटीओ का है। भारत में 7वां सबसे भ्रष्ट विभाग सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग है। 8वें नंबर पर शिक्षा विभाग, 9वें पर आवास एवं शहरी विकास विभाग और 10वें नंबर पर आयकर और जीएसटी विभाग है। सड़क पर गड्ढे, एक ही बारिश में डूब जाने वाले शहर, उद्घाटन से पहले टूटते पुल, ये सब कुछ करप्शन के जीते जागते सबूत हैं। करप्शन से बने काले धन का एक और खजाना देखिए। 30 मई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इसे गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ गई थी और विजिलेंस विभाग की टीम ने घंटों तक जमीन पर बैठकर नोटों को गिना था। तब चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ ने घबराकर कैश के बंडलों को अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन विजिलेंस टीम के अधिकारी फ्लैट के नीचे भी खड़े थे और नीचे से ही उसका कैश फेंकते हुए वीडियो भी बना लिया था। इंजीनियर ने जो कैश खिड़की से फेंका था उसे विजिलेंस की टीम ने